नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प पथ आईएएस में। हमने यूपीएससी 2025 के प्रिपरेशन के लिए प्रोएक्टिव बैच लॉन्च किया है और इस बैच के तहत ही हम जो सबसे पहला सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो है इकोनॉमी। और आज इसी इकोनॉमी का लेक्चर 3 हम कवर करने वाले हैं। लेक्चर 1 और 2 पहले हो चुका है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, आज जो है हम वो M0 से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि लास्ट क्लास में हमने मनी मल्टीप्लायर कवर कर लिया था। ठीक है, और M0 क्या होता है? रिजर्व मनी। इसको हम आज कवर करने वाले हैं, साथ में बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं। तो मैं आप सभी को फिर से बता दूं, हम जो है मृणाल सर का जो हैंडआउट्स आते हैं उसको कवर कर रहे हैं और ये जो है 182 चल रहा है इस समय। ठीक है, 182 का पहला क्लास जो कि लास्ट क्लास था यानी कि लेक्चर 2 वो कंप्लीट हो चुका है और ये जो है 182 का सेकंड क्लास है और हमारा लेक्चर 3 है क्योंकि लेक्चर 1 में हमने 1A1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है दोस्तों, लेक्चर 1A2 जो है वो क्योंकि बड़ा एक हैंडआउट है, साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा के हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले क्लास में दोस्तों जो हमने किया था उसमें एक चीज़ का करेक्शन मैं करना चाहूँगा, वो था टोटल डिमांड ऑफ मनी पे। तो मैं उस टॉपिक को यहाँ पे फिर से आप सभी को समझाना चाहता हूँ। तो टोटल डिमांड ऑफ मनी मैंने आप सभी को समझाया था पिछले क्लास में। ये देखिए, ये रहा टोटल डिमांड ऑफ मनी। मैंने आप सभी को पिछले क्लास में समझाया था कि डिमांड ऑफ मनी में जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन मायनार्ड, उन्होंने 3 मोटिव दिया था कि लोग अपने पास कैश क्यों रखते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव था। ट्रांजैक्शन मोटिव जो आप डेली डे टू डे लाइफ में सामान खरीदते हो उसके लिए जो पैसा रखते हो उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव, अगर आपका कोई अचानक से मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कुछ भी इमरजेंसी आ जाए उसके लिए जो कुछ आप पैसा रखते हो उसको कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव के तौर पे। तीसरा था स्पेक्युलेटिव मोटिव। आप इसलिए पैसा रखते हो, आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप रुक रहे हो कि कहीं हो सकता है किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाए, चाहे ज़मीन का चाहे गोल्ड का, उसके लिए जो आप पैसा रखते हो स्पेक्युलेटिव मनी। टोटल डिमांड ऑफ मनी ये था। टोटल डिमांड ऑफ मनी का फॉर्मूला था ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस स्पेक्युलेटिव डिमांड। इसको हम कहते हैं टोटल डिमांड। इसमें मैंने आप सभी को बताया था कि ट्रांजैक्शन डिमांड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्फ्लेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीडीपी के। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्फ्लेशन के? मैंने आप सभी से बताया था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई अगर बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड भी बढ़ जाएगा। कैसे ये इंक्रीज हो जाएगा? इसके लिए मैंने आप सभी को एग्जाम्पल दिया था कि मान के चलो कि आप जो दूध लेते हो वो अगर इस समय 50 रुपये प्रति लीटर है और अगर वो कल से 100 रुपये प्रति लीटर हो जाए तो आप क्या करोगे? बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल के रखोगे ना एक्स्ट्रा, ताकि आप दूध खरीद सको। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ा तो क्या हुआ? ट्रांजैक्शन डिमांड बढ़ गया। इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीडीपी का इस वजह से भी है कि दोस्तों अगर आपके हाथ में जब ज़्यादा पैसा आता है और आप उसको ज़्यादा खर्च करते हो तो जॉब क्रिएशन होता है। ठीक है, जॉब क्रिएशन होता है। जॉब क्रिएशन होगा तो उनके को भी सैलरी मिलेगा, वो भी ज़्यादा आइटम खरीद पाएंगे, तो ज़्यादा आइटम क्या होगा? मैन्युफैक्चर होगा। तो इस वजह से जीडीपी भी जो है इंक्रीज़ होगी। और करेक्ट जो डेफिनेशन जीडीपी का अगर मैं आपको अभी बहुत आसान शब्दों में समझाऊँ तो ये वो होता है कि एक साल में जो है कितने गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम कहते हैं जीडीपी। और साथ में इसका हम डिटेल में आगे के हैंडआउट्स में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा था दोस्तों स्पेक्युलेटिव डिमांड। स्पेक्युलेटिव डिमांड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेस्ट रेट के, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है कम होगा तो स्पेक्युलेटिव डिमांड इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि अगर बैंक इस समय मान के चलो आपको 6% इंटरेस्ट रेट दे रही है सेविंग अकाउंट पे, वो जो है 2% देना चालू कर जाए, तो अगर बैंक इंटरेस्ट रेट आपको कम देगी तो आप क्या करोगे भाई? आप जो है बैंक से पैसे निकाल लोगे। बैंक से पैसे इस वजह से निकाल लोगे, आप कहोगे बैंक में रखने का तो ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है, तो पैसे कैश में निकाल लेते हैं और हम किसी गोल्ड में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा। समझ में आया दोस्तों कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो स्पेक्युलेटिव डिमांड इंक्रीज होगा। ठीक, ये था टोटल डिमांड ऑफ मनी। तो दोस्तों इसी में करेक्शन स्पेक्युलेटिव डिमांड था, जहाँ पे मैंने उस समय उल्टा बोल दिया था कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज तो स्पेक्युलेटिव डिमांड भी इंक्रीज। तो उसी के करेक्शन मैंने आप सभी को कर दिया। और ऐसा ही अगर आपको कुछ लगता है कि वीडियो में कुछ गलत हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इम्प्रूव कर लूँगा आगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने सीधे आज के टॉपिक पे जो हम कवर करने वाले हैं। देखिए ये सब हम मनी मल्टीप्लायर कवर कर चुके हैं। ठीक है, M0, M1, M2, M3, M4 ना, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ये सब कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं M0। ठीक, M0 को मैंने आप सभी को बताया था
कि सिंपल शब्दों में अगर आपको M0 याद रखना है तो वो स्टार्टिंग में जो RBI जो मनी प्रिंट करेगी उसको आप समझिए M0 है। ठीक, इसको रिजर्व मनी भी कहते हैं, इसको गवर्नमेंट मनी, हाई पावर्ड मनी, इन सब नामों से भी जाना जाता है। ठीक, M0 अब हम डिटेल में समझते हैं कि M0 का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा। M0 का दोस्तों करेक्ट फॉर्मूला होगा एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। एक एक करके समझते हैं दोस्तों। करेंसी सर्कुलेशन का मतलब ये है कि जो भी रुपया पैसा आम पब्लिक के पास है, हमारे आपके पास है, वो प्लस बैंकर्स का वॉल्ट कैश। वॉल्ट कैश क्या होता है दोस्तों, फिर से समझा देता हूँ आपको। वॉल्ट कैश मतलब ये होता है कि बैंकर्स जो है खुद के खर्चे के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो अपने पास रुपए रखते हैं उसको हम वॉल्ट कैश कहते हैं। एक तो ये हो गया करेंसी इन सर्कुलेशन। दूसरा, बैंकर का जो डिपॉजिट होता है RBI में, चाहे CRR मैंने बताया था आपको, कैश रिजर्व रेशो, ये कुछ परसेंट जो है बैंक को रखना पड़ता है RBI के पास। क्यों रखना पड़ता है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कोई बैंक को लूट के चला जाए, तो बैंक रन हो जाए, मतलब लोग जो है बैंक में अपना पैसा निकालने के लिए आ जाए, तो बैंक को कुछ पैसा वापस करने के लिए होना चाहिए ना भाई। अगर सारा पैसा बैंक जो है लोन में ही दे देगी तो बैंक के पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर जो लोग पैसा मांगने के लिए आएंगे तो बैंक कहाँ से पैसा दे पाएगी। इसलिए कुछ पैसा जो है वो डिपॉजिट करके रखती है RBI के साथ। तो दूसरा तो ये पॉइंट हो गया M0 का। तीसरा, जो बाकी के डिपॉजिट RBI में होते हैं, कौन तरह के डिपॉजिट भाई, कुछ डिपॉजिट जो है वो पब्लिक भी करती है, मतलब कि कुछ स्कीम्स मान के चलो RBI लेकर आती है। आपको पता होगा कि RBI डायरेक्ट तो ऐसा पब्लिक नहीं डिपॉजिट करती है RBI में, लेकिन जैसे 2016 में स्कीम लेके आई थी PM गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम। मतलब अगर किसी पे ब्लैक मनी है भाई तो आप RBI में जमा करवाओ 25% उसका, और आपको 3-4 साल के लिए, और आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके की अगर स्कीम RBI ला रही है तो वो वाली डिपॉजिट। और जो NBFCs होते हैं, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, गवर्नमेंट स्टेट्स ये भी जो RBI पे जमा करके रखती है। तो इन सभी को मिला के दोस्तों हम कहते हैं M0, यानी कि इतना रुपए एक तरह से स्टार्टिंग में है। अब इसी का ही फिर मनी मल्टीप्लायर होता है, मतलब यही पैसा फिर बैंक्स में जाता है, बैंक से आपको लोन में मिलता है, लोन से फिर आप कुछ पैसा खर्च करते हो, बाकी पैसा डिपॉजिट करते हो, मतलब लोन डिपॉजिट चलता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। प्लीज़ गो एंड वॉच दिस अगेन। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट ये है कंसेप्ट कि अगर CRR इंक्रीज होगा तो M0 भी इंक्रीज होगा। वो कैसे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि CRR क्या है कि कुछ रुपए, कुछ परसेंट जो है वो बैंक रखती है RBI में। तो अगर तो CRR RBI ने कहा कि भाई अब से CRR मान के चलो 10% है, कि मतलब 100 रुपये अगर मान के चलो बैंक में डिपॉजिट हुआ, जिसमें से 10 रुपये है जो है वो RBI के पास उसको रखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 10 रुपये RBI के पास डिपॉजिट करेगा तो सीधी सी बात है ना, M0 भी बढ़ा। ये तो भाई कॉमन सेंस वाली बात। अभी मैंने कहा कि बैंकर का जो डिपॉजिट होता है RBI के साथ वो इंक्रीज होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे M0 भी इंक्रीज होगा। वही ये कंसेप्ट, CRR बढ़ेगा तो M0 भी बढ़ेगा। लेकिन मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, M3/M0 था। अगर M0 कम होता है तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, और M0 अगर इंक्रीज होगा तो मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सिंपल। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे जो हमारा, आपको मैंने वॉल्ट कैश समझा दिया कि बैंक जो है कुछ पैसा अपने पास रखती है डे टू डे ऑपरेशन के लिए। ठीक है, सारा पैसा तो बैंक जो है वो लोन में नहीं दे सकती है ना। आपको भी पता है कि भाई सारा पैसा कैसे दे सकती है। अगर आपने 100 रुपये जमा किया, जिसमें से मान के चलो 4 रुपये CRR के रख लिए, 18 रुपये SLR के रख लिए। SLR क्या होता है उसको हम आगे समझते हैं। SLR यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है। ये भी जो है बैंक को रखना पड़ता है। तो ये दोनों रखना हुआ, उसके अलावा मान के चलो 20 रुपये उसने डे टू डे ऑपरेशन के लिए रख लिया, तो उसके बाद उसके पास तो सिर्फ 68 रुपये ही बचे लोन देने के लिए ना। तो ये जो था ये था वॉल्ट मनी। ठीक है, वॉल्ट जो हम कहते हैं, वॉल्ट कैश जो रखती है उसके पास। ठीक, M0 कैसे बढ़ सकता है, मैंने आप सभी को बताया कि अगर, तो ये भी कंडीशन हो सकता है कि सोचो अगर RBI बहुत ज़्यादा पैसे ही प्रिंट करते तो भाई वो भी M0 इंक्रीज कर सकता है, CRR से इंक्रीज कर सकता है, RBI के नेट फॉरेन एसेट से भी इंक्रीज हो सकता है। अब ये नेट फॉरेन एसेट क्या होता है, तो दोस्तों देखो इसको हम समझें अगर बहुत शॉर्ट फॉर्म में, कि RBI भी क्या करती है कि बाकी देशों से ना कुछ एक्सचेंज वगैरह करती है, और कुछ अपना सिक्योरिटीज़ वगैरह गवर्नमेंट बेचती है जो बाकी देश खरीदते हैं, उस पर भी जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है उसको, वो भी M0 सब में काउंट होता है। ठीक है, तो डिटेल में हम समझेंगे आगे, उसके लिए आप कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझते हैं कि देखो
आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आरबीआई क्यों ना बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर दे, देश की गरीबी हटा दे। ये हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना आम आदमी के लोगों में। लेकिन एज अ इकोनॉमिस्ट, अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए भले ही, तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए कि आरबीआई ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है भाई? आरबीआई एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कि आरबीआई अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकती है। कितना छाप सकती है फिर? आरबीआई उतना पैसा छाप सकती है जितना उसके पास एसेट होगा। समझे आप? आरबीआई पे जितना एसेट होगा उतना ही लायबिलिटी छाप सकती है। क्यों? अभी आरबीआई जितना पैसा छापेगी, वो पैसा अगर लोगों के पास जाएगा, उस पर क्या लिखा होता है? आई प्रॉमिस टू पे बियरर, है ना। आरबीआई की वो लायबिलिटी होती है कि अगर वो पैसा आप वापस करने जाओगे तो आरबीआई उसके बदले में आपको, जैसे 2000 का पैसा आप नोट जो है वापस करने के लिए गए, तो 500 के 4 नोट आपको आरबीआई देगी, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर रखा है। तो जितना एसेट उतना ही लायबिलिटी। तो एसेट क्या क्या होते हैं आरबीआई पे? आरबीआई के एसेट्स हम अगर बात करें, एक तो आप सभी को पहले वीडियो में मैंने बताया था, पहले लेक्चर में, कि आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 रुपये का नोट और 10,000 तक के सिक्के, 1,000 तक के सिक्के, ये सब जो है ना, कौन छाप सकता है? गवर्नमेंट छाप सकती है, ना कि आरबीआई। ठीक है, अभी हम इस केस में आरबीआई गवर्नमेंट अलग अलग है, तो ये पावर गवर्नमेंट पे, फाइनेंस सेक्रेटरी का 1 रुपये के नोट पे साइन होता है। बाकी के नोट्स पे आप सभी को पता होगा किसका साइन होता है? हमारे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया एसेट आरबीआई के पास। दूसरा एसेट क्या है? गोल्ड के जो कॉइन्स होते हैं, आरबीआई गोल्ड खरीद के रखती है, कम से कम 200 करोड़ के, चलो मान के चलो, सिक्के। गोल्ड बुलियन, जो सोने के जो आपके ईंटें कह लो आप, वो भी 115 तक करोड़ जो है ना, अभी कम से कम इतना होना चाहिए आरबीआई के पास। तो आरबीआई ये भी रखती है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ को रखती है आरबीआई। ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आरबीआई रखती है। तो ये सारे एसेट्स होते हैं आपके। गोल्ड क्यों खरीद के रखती है भाई आरबीआई? क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है आरबीआई की एक्ट में, जो 1934 वाली एक्ट है, उसमें लिखा हुआ कि आरबीआई को गोल्ड भी रखना पड़ेगा। आरबीआई को उसमें फ़ायदा भी होता है। क्यों? इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई को। कैसे? क्योंकि गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है। तो आरबीआई का क्या हुआ? एसेट इंक्रीज होता जा रहा है ना, इस पर इनकम आ रहा है, इस एसेट पे इनकम आ रहा है। दूसरा, आरबीआई जो आप सभी को पता है कि बाहर के देशों के फॉरेन सिक्योरिटीज भी खरीदती है। क्यों खरीदती है भाई? वो भी एक तरह का एसेट ही है आरबीआई पे। क्यों आरबीआई अमेरिकन बॉन्ड्स खरीद रही है? एक तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, अमेरिकन बॉन्ड्स खरीदेगी तो अमेरिका भी जो उस पर कुछ इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। उसके अलावा दूसरा काम ये भी हो जाता है कि आप जो करेंसी का एक्सचेंज रेट करवाते हो, डॉलर टू रुपी, इन सब में भी वो काम आता है। ठीक है, क्योंकि आरबीआई खरीद रही है तो ऑफकोर्स रुपी दे रही होगी, और जब बेचेगी तो डॉलर में मिलेगा। तो ये सब लेन देन उसका चलता है। आरबीआई की लायबिलिटी कौन कौन सी हो गई? एक तो वही जो कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक, जो हमारे पास नोट है, ये आरबीआई की क्या लायबिलिटी है। उसके अलावा जो वॉल्ट कैश, अभी मैंने बताया आपको, जो बैंक्स जो है वो भी आरबीआई के पास, चलो मान के चलो, पैसा रखती है डे टू डे ऑपरेशन के लिए। बैंक के पास जो खुद की पैसे होते हैं वो सब भी क्या आरबीआई के लिए जो है वो लायबिलिटी है। बैंकर के जो डिपॉजिट होते हैं आरबीआई के पास, सीआरआर, ये सब भी एक लायबिलिटी होता है। और बाकी के भी जो संस्थाएं, एनबीएफसीज हैं, गवर्नमेंट है, वो जो पैसा जमा करके रखते हैं आरबीआई के पास, वो सब आरबीआई की लायबिलिटी है, यानी कि वो आरबीआई को वापस करना होगा, चुकाना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप सभी को। प्रॉमिस टू पे बियरर मैंने आप सभी को समझा दिया। ठीक है, पहले वीडियो में भी समझाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आरबीआई क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि ये जो 1 रुपये का नोट है या फिर सिक्के हैं, ये गवर्नमेंट अगर छापती है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी इन सब की। तो आरबीआई क्यों लेन देन करता है इसका? क्योंकि भाई आरबीआई जो है ना, एक तरह का गवर्नमेंट का एजेंट की तरह काम करता है। गवर्नमेंट की सारी बात वो मानेगा, ये भी आरबीआई एक्ट में ऐसा लिखा गया है। और एक क्वेश्चन आपके मन में भी आ सकता है कि देखो, गोल्ड कॉइन और गोल्ड बुलियन, इन सब पे तो हो सकता है चलो इंटरेस्ट रेट आरबीआई कमाए, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे भी। लेकिन ये एसेट साइड में क्यों है? कॉइन्स और जो ये 1 रुपये का नोट है, ये इससे आरबीआई की क्या कमाई है? तो बिल्कुल कोई कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी उसको खरीदना पड़ेगा। ये समझो आपको कि नॉन इनकम वाला एसेट है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इतना छापा है और आरबीआई को वो खरीदना पड़ेगा। मान के चलो गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए के सिक्के छाप निकाले, तो आरबीआई को 200 करोड़ रुपए के नोट गवर्नमेंट को देने पड़ेगे और रखेंगे। और गवर्नमेंट भी क्या अनलिमिटेड सिक्के निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती भाई, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो एक चीज़ देखो, एक और चीज़ होता है क्या कि आप सभी को पता है कि जैसे फोटोसिंथेसिस से सनलाइट और इन सब की मदद से पेड़ जो है वो बड़े होते हैं। लेकिन जब क्या धूप ना निकला हो तो क्या वही जो पेड़ बड़ा वो छोटा हो जाएगा? ऐसा होगा? नहीं होगा ना। तो सेम चीज़ इसमें भी आता है कि आरबीआई के पास मान के चलो एक समय पे जितना एसेट था, आरबीआई ने उतना लायबिलिटी में कॉइन करेंसी, मतलब जो नोट वोट है वो छाप दिए। लेकिन आरबीआई के सोचो बैंक में चोरी हो जाए, ठीक है, या कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे आरबीआई के जो एसेट है वो कम हो जाए, तो क्या भाई लायबिलिटी साइड में भी वो पैसा कम करेगा?
मान के चलो 200 करोड़ आरबीआई का नुकसान हो गया, तो क्या 200 करोड़ के नोट जो है वो आरबीआई का जला देगा? नहीं जलाएगा भाई, ठीक है, आरबीआई वो चीज़ नहीं करेगा। वो फिर 200 करोड़ के वो एसेट अलग तरीके से जमा करेगा, वो उसका हेडेक है, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे आप सभी को एग्जांपल देके समझा रखा है कि 100 करोड़ का मान के चलो आरबीआई पे एसेट था, गोल्ड था, मान के चलो 10 करोड़ का लॉस हो गया उस पर, तो क्या वो जला देगा? नहीं जलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल गोइंग टू मूव। देखो अब हमको समझना क्या है दोस्तों, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट हम समझते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइमरी मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम कोई चीज़ इशू की जाती है, मतलब निकाला जाता है, ठीक है, जो पहली बार, मान के चलो पहली बार गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बिल, ट्रेजरी बिल्स ये सब बेच रही है। ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसे कहते हैं भाई, वीडियो लेक्चर 2 जाके देखो आप, ठीक है। तो अगर इशू कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो ये सब इशू कर रही है पहली बार, और पहली बार जो मान के चलो प्राइवेट कंपनीज शेयर इशू कर रही है, बॉन्ड इशू कर रही है, तो वो प्राइमरी मार्केट में इशू करेगी। उसके बाद होता है सेकेंडरी मार्केट, बाद में मान के चलो पहली बार तो किसी ने खरीद लिया, उसके बाद उसको जो है बेचना है दूसरी लोगों को, तो वो रीसेल करेगा, वो होगा सेकेंडरी मार्केट में। किसमें? सेकेंडरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में पैसा किसके पास जाएगा? इन्वेस्टर के पास जाएगा। जो आपको पता होगा शेयर मार्केट में आप जब लेन देन करते हो, खरीदते हो, तो आप किसको पैसा दे रहे हो? जो शेयर बेच रहा है। क्या वो शेयर बेचने वाला कोई पहली बार वाला कंपनी है? नहीं, वो आपको पता होगा कि किसी दूसरे इन्वेस्टर ने खरीद रखा है 100 रुपये पे, वो इस समय बेच रहा है मान के चलो 110 रुपये पे, और आप जो है उसको परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो वो हो गया सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे दूसरी बार रीसेल किया जाता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट वो जो पैसा है वो किसके पास, क्या प्राइमरी जिसने इशू किया तो उसके पास जाएगा? नहीं जाएगा, वो किसके पास जाएगा? इन्वेस्टर के पास जाएगा। तो देखो सर ने बहुत अच्छा से ये बना के रखा है चार्ट, इसको हम समझते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको हम समझते हैं कि जैसे आरबीआई है, वो क्या है? पब्लिक डेट मैनेजर है, ये आरबीआई के एक्ट में लिखा हुआ है, यानी कि वो सारे गवर्नमेंट के काम हम संभालेगी, ठीक है। आरबीआई का ई कुबेर पोर्टल है, आरबीआई ऐसे कागज के फॉर्म में ऐसे नहीं संभालती, ई कुबेर पोर्टल से ऑनलाइन सब कुछ ऐसा संभालती है, ठीक। तो गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह बेचती है प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसने पैसा बेचा तो गवर्नमेंट को पैसा मिला, ठीक, गवर्नमेंट को क्या मिला? रुपया मिला, गवर्नमेंट को एक तरह का लोन मिला, गवर्नमेंट उससे क्या है बहुत सारे स्कीम्स अपने चला सकती है, ठीक है। इसमें आरबीआई खुद नहीं खरीद सकती इसको, इस चीज़ को ध्यान रखना। आरबीआई पे तो खुद भी पैसा है, लेकिन आरबीआई खुद ये नहीं खरीदती है, बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो खरीदते हैं, या दूसरी कंपनीज हैं वो खरीदती हैं। उसके बाद आरबीआई खुद कब खरीद सकती है? आरबीआई खुद खरीद सकती है सेकेंडरी मार्केट से। यही मान के चलो एलआईसी और एसबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी और उसका सेकेंडरी मार्केट में बेच दी, तो यहाँ पे जो है आरबीआई उसको बाई बैक कर सकती है, कुछ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। आरबीआई ये सब काम करती है, क्यों करती है भाई? कि इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए खरीदती है, बेचती है, वो सब अभी हम आगे समझने वाले हैं, ठीक। इतना समझ में आपको आ गया? ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर गवर्नमेंट जो है 1 साल से कम के लिए लोन लेती है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेजरी बिल कहते हैं, और बाकी बहुत तरह के वे एंड मीन एडवांसेस होते हैं, वो सब समझेंगे 1C में। लॉन्ग टर्म के लिए अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, 1 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए तो। अब FRBM एक्ट होता है। FRBM क्या फुल फॉर्म? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 है, ठीक है। इसी एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि आरबीआई नहीं खरीदेगी पहली बार में, ठीक है, यही एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है। और गवर्नमेंट भी जो है कितना सब इशू कर सकता है, ये सब लिखा हुआ है। गवर्नमेंट को ना फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए भी कहा जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट जो है इन्फिनाइट लोन नहीं ले सकती है, मतलब कि गवर्नमेंट जितना चाहे फिर तो भाई उतना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचे और लोन पे लोन लेती जाए ना। लेकिन FRBM एक्ट में, सॉरी दोस्तों, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है लोन नहीं ले सकती है। मुश्किल से मान के चलो, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि मान के चलो 3% ऑफ GDP जो है वो लोन में ले सकती है। अगर मान के चलो अपना GDP, मान के चलो इसको हम कहें अगर 10%, तो अगर मान के चलो अपनी GDP होती $100 ट्रिलियन की, तो गवर्नमेंट $1 ट्रिलियन का तक का लोन ले सकती थी। और ये बढ़ता घटता रहता है कि जिस समय मान के चलो कोरोना आ गया है, कुछ ऐसा आ गया, तो कुछ संशोधन कर देते हैं इसमें, ताकि गवर्नमेंट ज़्यादा लोन ले सके इकोनॉमी को मजबूत करने। नाउ दोस्तों, वी हैव टू अंडरस्टैंड मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। इस टर्म को समझते हैं हम। ये एक टर्म है। इस टर्म का मतलब ये है कि अगर मान के चलो गवर्नमेंट कहे कि भाई मुझको तुम पैसा छाप के दो ना, मतलब आरबीआई के पास समझो उतना एसेट नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कहे कि भाई तुम मुझको फिर भी पैसा छाप के दो, तो अगर आरबीआई ऐसा काम करती है तो उसको हम कहते हैं मोनेटाइजिंग ऑफ डेफिसिट। लेकिन क्या आरबीआई ऐसा करेगी? नहीं करेगी। क्यों? FRBM एक्ट जो मैंने आपको बताया उसमें साफ साफ लिखा है ऐसा नहीं करेगी। लेकिन कुछ अगर वॉर हो जाए, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में, तो सीधी कॉमन सेंस की बात है भाई कि हाँ आरबीआई जो है वो हो सकता है ज़्यादा नोट छाप दे इकोनॉमी को संभालने के लिए उस समय, ठीक। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।
तो ये सब दोस्तों देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको लाइन बाय लाइन रीड करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला टॉपिक है करेंसी इन सर्कुलेशन को समझते हैं हम। सिंपल इसका एक लाइन का आंसर ये है कि कितना कॉइन या करेंसी जो है वो ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है डे टू डे लाइफ में, आप सभी को पता है, उसको हम क्या कहेंगे, करेंसी इन सर्कुलेशन कहेंगे। बस इससे ज़्यादा इसको आपको पता नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब दोस्तों ये होता है कि एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार जो है मनी जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में गया। मान के चलो कि कोई बैंक नहीं है तो कोई डिपॉजिट विपॉजिट नहीं हो रहा, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो उस समय पे पैसा जो है कितनी बार एक हाथ से दूसरी हाथ में ट्रांजैक्शन होने के बाद जाएगा। तो इसको हमको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब गरीब लोगों के हाथ में जो है ना हायर वेलोसिटी होती है अमीर लोगों के, मतलब अगर हम कंपेयर करें। ऐसा क्यों, इसको हम समझते हैं। इसका रीज़न दोस्तों ये है कि आप सभी को पता है गरीब लोगों के पास अगर 100 रुपये है तो उसको भाई जो अपने ज़रूरतों का सारा सामान खरीदने में ही 100 रुपये ख़त्म हो जाएगा, तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी हायर ज़्यादा हुई। और अमीरों के पास क्या 1000 रुपये है तो उसका भी तो भाई मतलब खाना 100 रुपये का ही अगर आ गया या चलो 500 का आ गया, फिर भी 500 रुपये उसके हाथ में क्या हुआ, बचा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से उस वेलोसिटी जो है अमीरों के पास पैसे की कम रहती है गरीबों के मुकाबले में, गरीबों के पास ज़्यादा रहता है। और अगर हम कहें इन द केस ऑफ बोरोविंग, अगर आप उधार लोगे तो भी आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। डेवलप कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है। डेवलप कंट्रीज़ में लोग जो है ना ज़्यादा उधार लेके भी पैसा खर्च करते हैं। उनको पैसा खर्च करने से मतलब होता है, क्यों, क्योंकि उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे भाई बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलते हैं, पेंशन स्कीम्स चलते हैं, तो वो ज़्यादा पैसा जमा ना करके बल्कि खर्च करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तीसरा, जब बूम पीरियड चल रहा है इकोनॉमी में, तो बूम पीरियड यानी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है तो लोग क्या होंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये टर्म आपको समझ में था, वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। आप वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे देख सकते हो, समझ में ना आया हो। अब दोस्तों बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम कवर करने वाले, मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो देखो दोस्तों, दो तरह की पॉलिसीज होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेके आता है, फिजिकल पॉलिसी जो है अपनी गवर्नमेंट यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री लेके आती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो बाई मंथली आती है, यानी कि हर एक 2-2 मंथ पे जो है आरबीआई लेके आती है। फिजिकल पॉलिसी बजट के दौरान आती है, तो आपको पता होगा कि 1 साल में 1 बार आती है। दोनों का काम क्या है भाई, इकोनॉमी को बेहतर बनाना। लेकिन आप सभी को पता होगा कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि इन्हीं सब पॉलिसी के लिए बनाने के लिए डाटा चाहिए होता है। डाटा जो है कहाँ से मिलेगा, डाटा मिलता था M1, M2, M3, M4, जो ये मनी सप्लाई ये जो हमने पढ़ा था उससे मिलता था, ठीक है। इन सब के अलावा CRR, SLR को कंट्रोल करना, रेपो रेट, MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब भी हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। अगर हम गवर्नमेंट साइड से बात करें तो गवर्नमेंट क्या क्या जो है कदम उठाती है इकोनॉमी में, टैक्स लगाती है, सब्सिडीज़ देती है, पब्लिक इंफ्रा एक्सपेंडिचर, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, PPP। तो ये सारे कदम गवर्नमेंट उठाती है इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। फिर फिलिप कर्व है, इसको हम बाद में समझेंगे, इससे पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि CRR, SLR, ये सारे टर्म्स को हम समझते हैं कि किसको कहते हैं। तो CRR मैंने आप सभी को बताया, कैश रिजर्व रेशो, यानी कि कुछ परसेंटेज ऑफ मनी जो भी डिपॉजिट होता है बैंक को, जिसको हम कहते हैं क्या, नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी कहते हैं। कि मतलब अगर मान के चलो, क्योंकि लेन देन तो रोज होता रह रहा है ना बैंक में, तो कुछ समय पे गवर्नमेंट क्या करता, बैंक्स क्या करती है, वो नेट निकाल लेते हैं कि भाई मान के चलो हर एक शुक्रवार को, फ्राइडे को, हर एक फ्राइडे को, या हर एक 2-3 दिन पे, वो हमको स्पेसिफिक टाइम में नहीं जाना है, बस इतना पता होना चाहिए कि बैंक्स जो है वो हिसाब किताब कर लेती हैं कि भाई इतने रुपये डिपॉजिट हुए हैं, इतने रुपये लोन गए। तो जितने रुपये डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उस पे जो है कुछ परसेंटेज CRR में उसको रखना पड़ता है। मान के चलो 4.5 रुपये, वो आरबीआई डिसाइड करता है कि कितने रुपए रखना है। कैश रिजर्व रेशो क्यों रखना होता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि हो सकता है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, बैंक रन या कुछ ऐसे होने में वो पैसा काम आएगा ना। किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है। क्या आरबीआई उस पैसे पे इंटरेस्ट देता है बैंक को, नहीं देता है। आप सभी को पता है कि अगर आप जो है बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है ना, लेकिन क्या आरबीआई CRR पे इंटरेस्ट देता है, नहीं देता है, 0% होता है। अगला दोस्तों SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं इसको हम। ये भी मान के चलो 18% है, ठीक है।
ये बैंक को रखना है किस फॉर्म में रखना है? बैंक को लिक्विड फॉर्म में रखना है, लिक्विड एसेट के फॉर्म में, यानी कि मोर कैश में रखना है, चाहे वो गोल्ड भी ले सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी, इन सबको भी लिक्विड एसेट कहते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि लिक्विड एसेट उनको कहते हैं जिसको आप कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ परसेंटेज ऑफ मनी जो है SLR फॉर्म में भी रखना पड़ता है। इसका भी सेम काम है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में ये पैसा काम में आएगा, ठीक है। तो इतने रुपए तो बैंक को अपने पास रखने पड़े, बाकी के जो पैसे हैं वो बैंक जो है लोन में दे सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद SDF और रिवर्स रेपो भी हम आगे समझते हैं, ठीक। आगे जो हमारा दोस्तों टॉपिक है कि आप मान के चलो कि बैंक के पास, मान के चलो आप डिपॉजिट के लिए 60 रुपये हैं, मतलब लोन देने के लिए, इसके लिए लोन देने के लिए 60 रुपये हैं। कितने रुपए लोन दे सकती है बैंक लोगों को, लेकिन लोन देने वाले सभी लोग आए नहीं लेने के लिए, ठीक है। तो बैंक क्या करेगी भाई, उसके पास तो पैसा बेकार पड़ा हुआ है, तो बैंक जो है ना RBI में डिपॉजिट कर देती है वो पैसा, और RBI में डिपॉजिट करके RBI जो है ना उसको कुछ इंटरेस्ट देता है। क्या? RBI कुछ इंटरेस्ट देता है उसको, तो इससे उसका फ़ायदा हो जाता है बैंक वालों का, ठीक है। तो इसको हम एक चीज़ समझते हैं कि क्या किसके लिए डिपॉजिट एसेट है, किसके लिए लाइबिलिटी है। आप और मैं इंडिविजुअल जो है उनके लिए हम जो बैंक में डिपॉजिट जमा करवाते हैं वो क्या एसेट है हमारा, कि हमको उस पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि डिपॉजिट भी हमको वापस मिल जाएगा। बैंक के लिए वही जो डिपॉजिट है वो क्या है, लाइबिलिटी है, यानी बैंक को वो वापस करना है। बैंक के लिए एसेट क्या है, बैंक के लिए एसेट क्या है कि बैंक ने जो लोन दे रखा है वो बैंक के लिए एसेट है। CRR SLR भी एसेट होता है। CRR पे भले ही उसको इंटरेस्ट रेट ना मिले फिर भी बैंक के लिए वो एसेट ही है। SLR पे तो उसको इंटरेस्ट रेट मिलता है। क्यों? SLR मैंने आपको बताया कि कैश में रख सकते हैं, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में गोल्ड के भाव बढ़ेंगे ना भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी ना, तो इस पर कुछ उसको फ़ायदा हो जाता है। अगर मैं RBI की बात करूँ तो ये जो CRR क्या था, बैंक RBI के पास जमा करवाएगी तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। क्यों? बैंक को वापस करना है। RBI के पास किसी भी तरह का डिपॉजिट क्या है, RBI के लिए लाइबिलिटी है। एसेट क्या है RBI के लिए? एसेट है रेपो रेट, लोन जो RBI ने दे रखा है उसके लिए वो एसेट है। तो इसको भी हम समझते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आगे के हम पिलर्स में पढ़ेंगे। ये RBI के कुछ कदम है कि आप बैंक्स को कहते हैं कि आप स्पेसिफिक कुछ डिपॉजिट के जो लोन जो है वो फार्मर्स को दो, गरीब तबके को दो, स्मॉल बिजनेसेस को दो, तो वो होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये है कि CRR किसको कहते हैं और SLR किसको कहते हैं। CRR मैं फिर से समझा दिया, कैश रिजर्व रेशो, बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है, RBI के पास रखना पड़ता है, कोई इंटरेस्ट रेट उस पर नहीं मिलता, RBI नहीं देती, बैंक कोई भी इंटरेस्ट रेट उस पर नहीं कमाती। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक जो है कुछ पैसा अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी रख सकती है, ट्रेजरी बिल में भी रख सकती है, इसमें कुछ प्रॉफिट उसको मिल जाता है। CRR कितना हो सकता है कि भाई ऐसा RBI एक्ट में कोई लिमिट नहीं है। देखो RBI डिसाइड करेगी, लेकिन कितना हो सकता है या कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है कि CRR 100% नहीं होगा, हमने पिछले वीडियो में बात की थी। क्योंकि अगर CRR 100% हो गया तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, यानी कि कोई बैंक वाले लोन ही नहीं दे पाएगा। सारा पैसा अगर जमा ही हो गया RBI के पास तो क्या बैंक लोन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, तो अर्थव्यवस्था चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। SLR जो है वो लगभग 18% इस समय चल रहा है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का, कि जितने भी जमा है बैंक के पास उसमें से 18% बैंक को जो है SLR के फॉर्म में रखना पड़ेगा। SLR में लीगल कंडीशन है कि 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो ये एक तरह से गवर्नमेंट पे उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, पार्लियामेंट ने खुद से ही। क्यों? क्योंकि अगर सोचो SLR, अगर गवर्नमेंट कहती भाई 100% SLR रखो, यानी कि 100% तुम हमारा है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लो और हमको बहुत पैसा मिल जाएगा, हम योजनाएं चला पाएंगे। लेकिन भाई इससे भी तो इकोनॉमी नहीं परफॉर्म करेगी ना, बैंक किसी को, आम आदमी को लोन ही नहीं दे पाएगी। इसलिए SLR पे मैक्सिमम कैप है 40% का, ठीक है। RBI जो है कुछ CRR जो है वो अलग हो सकता है, किन के लिए? रीजनल रूरल बैंक के लिए, कोऑपरेटिव बैंक के लिए, ये भी हम आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। सेम चीज़ SLR के लिए भी हो सकता है। सो हर एक बैंक को ना कुछ CRR और SLR मेंटेन करना पड़ता है, और अगर मेंटेन नहीं किया है तो बैंक को पेनल्टी देना पड़ता है RBI को। वो बैंक रेट कहते हैं, हम बैंक रेट के साथ लिंक होता है, अभी हम कवर करते हैं उसको। उससे पहले एक कंसेप्ट समझना है दोस्तों, क्या कि अगर बैंक के पास लोनेबल फंड ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कम मिलेगा, कम में देगी बैंक। क्यों? इसको समझते हैं। मान के चलो कि अगर जो है प्याज है मार्केट में, कितना 5 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है, और अगर बहुत सारा प्याज आ जाए मार्केट में तो क्या हो जाएगा, प्याज की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 2 रुपये किलो ही हो जाएगा। इसका नुकसान भी है, फ़ायदा भी। वैसे ही अगर बैंक के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा आ जाए
किसी भी तरीके से, तो बैंक जो है क्या कर सकती है कि उस पर ये कर सकती है कि इंटरेस्ट रेट जो है ना, कम इंटरेस्ट पे भी लोगों को लोन दे दे। ठीक है, बैंक भी कम इंटरेस्ट पे लोगों को लोन दे देगी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और बैंक को भी प्रॉफिट होगा और लोग भी खरीद पाएंगे। तो इसी चीज़ को जो है आरबीआई यूज़ करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से फाइट करने के लिए। जैसे कि अगर तो महंगाई ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करती है, सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज़ कर देती है। यानी कि अब तुम ज़्यादा पैसा बैंक में जमा करो, ज़्यादा पैसा जमा रखोगे तो यानी कि लोनेबल जो फंड अमाउंट है वो कम हो जाएगा, बैंक कम लोगों को लोन दे पाएगी। इससे क्या होगा, लोग शॉपिंग कम कर पाएंगे, क्योंकि लोग लोन ही नहीं ले पाएंगे तो शॉपिंग कम करेंगे। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा अपने आप ही। समझे ना आप, ये आरबीआई इन मेथड्स को यूज़ करती है। सेम अगर डिफ्लेशन होता, यानी कि अगर महंगाई बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो आरबीआई क्या करती, सीआरआर और एसएलआर को कम कर देती कि भाई लोगों के हाथ में अब पैसा ज़्यादा जाने दो, लोग अब ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, महंगाई डिफ्लेशन कम होगा या और इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। तो आरबीआई पे सारे भाई हथकंडे हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कम ज़्यादा करने का। ठीक है, तो सीआरआर और एसएलआर के जो है ना 2 प्राइमरी फंक्शन है। एक तो मनी मल्टीप्लायर में ये जो है काम करता है, यानी कि कितना रुपए बढ़ेगा घटेगा। उसके अलावा बैंक रन में मैंने बताया था आपको सभी को, इसमें भी वो जो है काम करता है। तो और थियोरेटिकली देखा जाए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए भी आरबीआई जो है इसको यूज़ करती है, लेकिन आरबीआई का प्राइमरी फोकस होता है रेपो रेट पे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से लड़ने के लिए, ना कि सीआरआर एसएलआर पे। वो हम आगे समझते हैं इसको। ठीक है, बाकी का कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में पूछिए। मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी हर एक 2-2 महीने पे आता है। आगे हम बढ़ते हैं कि यार अभी मैंने इन्फ्लेशन की बात की, लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि इन्फ्लेशन को मेज़र कैसे करती है आरबीआई। तो यार एक टर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। ठीक है, इसी से मेज़र किया जाता है कि कितना जो है इन्फ्लेशन चल रहा है इस समय देश में। मंथली ये जो है रिलीज़ किया जाता है। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर जगह जाके भाई भाव का पता वता लगाती है, कंपेयर करती है अपने पिछले साल से। और एक फॉर्मूला है सीपीआई का, मतलब कि मान के चलो 2023 में कोई प्राइस का आइटम दिसंबर में था 137 रुपये, 2024 में 140 रुपये हो गया। तो इस वाले बड़े से छोटे को माइनस करो और इसको अपॉन में रखो, इंटू 100 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस समय इन्फ्लेशन क्या है, 2.18% इस समय ऐसा। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, आरबीआई को टारगेट दे रखा है कि भाई आप जो है ना इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में ही रहने देना, इससे ज़्यादा नहीं। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि 4+2 या -2। ठीक है, तो आरबीआई इस हिसाब से इन्फ्लेशन को मैनेज करती है। आरबीआई इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए जैसे मैंने बताया क्या क्या करते हैं, सीआरआर एसएलआर को इंक्रीज कर सकती है, जिससे कि मनी सप्लाई कम हो जाए। इसको हम कॉन्ट्रैक्शनरी, टाइट या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। वहीं पे अगर इन्फ्लेशन क्या हो, अगर 2% से कम हो जाए, भाई 2% से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो रेट जो है बहुत सारे आइटम का गिर जाएगा। वही मैंने बताया, ऑनियन का जो रेट है वो गिर जाने से क्या होगा कि किसानों को नुकसान हो जाएगा। किसान नुकसान हो जाएगा तो क्या करेगी किसान, वो ऑनियन की खेती करना ही बंद कर देगी। इससे क्या हो जाएगा, फूड का शॉर्टेज हो जाएगा, और फूड का शॉर्टेज हो गया तो लोगों को खाना कम मिलेगा। खेती कम कर दी तो उससे जो लेबरर्स को काम मिलता था, नौकरी कम मिलेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। अब हम चलते हैं पेज नंबर 77 पे। क्या, फिलिप कर्व जो मैंने आप सभी को बताया था, तो ये रहा फिलिप कर्व। फिलिप कर्व क्या कहता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। फिलिप कौन थे, एक इकोनॉमिस्ट रहे होंगे, उन्होंने कहा ऐसा कि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। इस तरीके का कुछ कर्व था। अगर आप देखें इन्फ्लेशन जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट वैसे वैसे कम होता जाता है। लेकिन विद इन लिमिट अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है कुछ हद तक। अगर देखो तो आप कैसे, इसको आप समझो कि अगर तो है प्याज 10 रुपये किलो चल रहा है इस समय मार्केट में, अगर वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा ना बस 15 रुपये हो गया, और 15 रुपये होने से क्या हुआ, लोग खरीद भी पा रहे हैं, तो किसान के पास क्या हुआ, ज़्यादा पैसा गया फार्मर के पास। ज़्यादा पैसा गया तो फार्मर क्या करेगा, ज़्यादा प्याज अगली बार से क्या करेगा, बोएगा, कल्टीवेट करेगा, तो ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा कुछ हद तक। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है हो जाएगा। ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो हो जाएगा कम हो जाएगा, मतलब लोग जो है ज़्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, वॉइस वर्सा हो गया इसका। ठीक, चलते हैं अब हम वापस अपने अगले टॉपिक पे, जो कि था हमने कवर कर लिया यहाँ तक कि किस तरीके से जो है इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे दोस्तों अभी हम चलें कि डिफ्लेशन से मैंने बताया आपको कि मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगी आरबीआई, सीआरआर एसएलआर को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशनरी चीप डेविज मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ये टर्म्स में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं टर्म्स के बेसिस पे पूछा जाता है कि, और इससे क्या होगा,
जीडीपी भी बढ़ेगी। जीडीपी कैसे इंक्रीज होगी? जीडीपी मैंने आप सभी को बताया क्या होता है कि एक साल में कितना ज़्यादा जो है वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किया है, उसको क्या कहेंगे हम? जीडीपी भी कहेंगे। आरबीआई के ना मेनली 2 प्रायोरिटीज़ होते हैं, क्या कि एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और जीडीपी को बढ़ाना। जीडीपी मार्केट वैल्यू कितना है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ ईयर में। एक फॉर्मूला होता है इसका, क्या? करेंट जीडीपी माइनस जीडीपी प्रीवियस अपॉन में जीडीपी प्रीवियस इंटू का 100। इससे आप जीडीपी का ग्रोथ रेट निकाल सकते हो। तो कैसे इंप्रूव होगा भाई जीडीपी? अगर क्या करे बैंक, आरबीआई क्या करे, सीआरआर एसएलआर को कम कर दे, तो बैंक जो है लोनेबल अमाउंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। बैंक ज़्यादा लोगों को लोन दे पाएगी, ज़्यादा लोग शॉपिंग कर पाएंगे, शॉपिंग करेंगे तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, तो जिससे कि जीडीपी इंक्रीज होगी। तो कुछ हद तक महंगाई भी अच्छा होता है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, ये है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इसको समझते हैं हम। नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसको कहते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जो है बैंक में डिपॉजिट करते हो 5% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, वहीं बैंक लोन देता है 9% के इंटरेस्ट रेट पे, तो ये जो 4% का जो फायदा हुआ बैंक को, इसको कहेंगे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि कितना होना चाहिए नेट परसेंट का मार्जिन? क्योंकि भाई बैंक तो जितना चाहे उतना ज़्यादा चाहेगी कि फ़ायदा उसको। अगर आपको हो सकता है 4% या 3% ही आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट दे और लोन जो है वो 12-13% पे लोगों को दे, तो ये तो बहुत ज़्यादा फायदा हो गया बैंक का। इसलिए आरबीआई ने क्या कह रखा है कि 5% से अगर ज़्यादा आपका नेट ये जो इंटरेस्ट रेट है तो वो डेंजरस है इकोनॉमी के लिए। इसलिए आरबीआई ने एक तरह से कैप लगा रखा है कि 5% से ज़्यादा आप जो है ना कमाई मत करिए इन सब चीज़ों में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था दोस्तों कि 2000 का जब नोट का विड्रॉल ऐसा हुआ था, तो आपको इसके बारे में लेक्चर 1 में बता चुका हूँ। उस समय मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुका था, और मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा यानी कि लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा लोगों ने जमा कर दिया था बैंक में। तो बहुत ज़्यादा जमा होने की वजह से लोन ज़्यादा लोगों को दे पाती ना, बहुत ज़्यादा क्या कर पाती, लोन दे पाती बैंक। इसे लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाते, कम हो जाते, बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते। तो सस्ते हो जाने से बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग वॉपिंग कर पाते, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता, तो प्रॉब्लम हो सकता था इकोनॉमी के लिए। इसलिए आरबीआई ने क्या किया, उस समय कुछ इंक्रीमेंट कर दिया सीआरआर में, ठीक है। आरबीआई ने सीआरआर में कुछ बढ़ा दिया कि भाई तुम ज़्यादा रुपये जमा करके रखो, ठीक है, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन ना दे पाओ, ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हमारे कवर हो गए, कौन से? नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कवर हो गया, और दूसरा मैंने ये भी बता दिया कि उस समय क्या हुआ था। एक दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, क्या? लिक्विडिटी ओवरहैंग, इसी को कहते हैं ना। मनी सप्लाई अगर बढ़ जाए और जो लोन देने का अमाउंट है वो जो है अगर कम करना पड़ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? लिक्विडिटी का ओवरहैंग हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे सिचुएशन कभी कभी आ जाती है, ज़्यादा लोग जमा कर देते हैं पैसे, ठीक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम उससे पहले ना क्वेश्चन सब समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, जितना मैंने समझाया आप सभी को, आप 100% अगर आपने ध्यान से सुना होगा, आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। अपना वही मेथड, कैसा? मैं आप सभी को क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, टाइम दूंगा आपको 5 सेकंड का। कैश रिजर्व रेशो, क्वेश्चन नंबर 1 है, CDS 2020 में पूछा गया। कैश रिजर्व रेशो किसको कहेंगे हम? पहला ऑप्शन, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक हैव टू होल्ड एज अ लिक्विड एसेट, इसको कहेंगे। या द शेयर ऑफ NTTL that bank have to hold as a balance with RBI, the share of net demand and time liability वही NDTL that bank have to hold as a part of their cash reserve, the ratio of cash holding to reserve of bank. Please give answer 1, 2, 3, 4, 5। चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर देता हूँ, आप सभी मैच कर लीजिएगा। पहला जो ऑप्शन था कि NTTL का जो शेयर जो कि बैंक को अपने पास एज ए लिक्विड एसेट में रखना पड़ता है, उसको हम कहते हैं CRR, ठीक है। अपने पास रखना पड़ता है लिक्विड एसेट में। क्या आंसर सही है? ये ऑप्शन नहीं, सही नहीं है। बैंक को क्या अपने पास रखना पड़ता है? नहीं रखना पड़ता। बैंक को किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास रखना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है कि शेयर ऑफ NTTL दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज अ बैलेंस विद आरबीआई के पास, ठीक है। ये हो गया अपना करेक्ट ऑप्शन। द रेशो ऑफ कैश होल्डिंग नहीं हो गया। द शेयर ऑफ नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक टू होल्ड एज अ पार्ट ऑफ देयर कैश रिजर्व, नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SLR, CDS 2011 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन, टू मीट SLR कॉमर्शियल बैंक मस्ट कीप कैश ओनली। SLR इज मेंटेन्ड बाय द बैंक्स विद देमसेल्व्स, ठीक है। SLR रेस्ट्रिक्ट करता है बैंक लिवरेज इन पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी। 5 सेकंड का आपको टाइम है, प्लीज़ जो है इसका आंसर कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। इसका आंसर दोस्तों देता हूँ आप सभी को। पहला वाला, SLR के लिए बैंक को क्या सिर्फ कैश में ही पैसा रखना पड़ता है? नहीं, लिक्विड में पैसा रखना पड़ता है।
लिक्विड में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। एसएलआर को मेंटेन बाय द बैंक विद देमसेल्फ, हाँ बिल्कुल, आरबीआई के पास जमा नहीं करना पड़ता, उसको खुद के पास रखना पड़ता है। एसएलआर जो है रेस्ट्रिक्ट करता है बैंक की लीवरेज इन पंपिंग मोर मनी टू इकोनॉमिक, बिल्कुल सही बात है, रेस्ट्रिक्ट करता है एक तरह से बैंक को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना दे पाए, क्योंकि अगर एसएलआर ज़्यादा होता तब तो बैंक ज़्यादा ना दे पाएगी, एसएलआर अगर कम होता तो बैंक ज़्यादा लोन में दे पाती। तो ये एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसके हिसाब से अपना 2 और 3 ऑप्शन सही है, लेकिन 2 और 3 वाला ऑप्शन है ऑप्शन सी, अपना करेक्ट आंसर हो गया। होप्स आप सभी का सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम चलते हैं। आरबीआई ने रिड्यूस किया एसएलआर बाय 50 बेसिस पॉइंट विच इज लाइकली टू हैपन। कौन सा इसमें से हो सकता है? जीडीपी जो है वो ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है ज़्यादा कैपिटल अपने देश में ले आ पाएंगे, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक उस अपने लैंडिंग रेट कम कर पाएंगे, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में। तो देखो दोस्तों, इसमें जो कुछ टर्म्स मैंने आप सभी को नहीं बताया, फिर भी आप आंसर देना चाहें दे दीजिए। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मैंने नहीं बताया आप सभी को, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी अगर आपको इसमें समझ नहीं आ पा रहा 50 बेसिस पॉइंट किसको कहते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको लगे तो आप छोड़ भी सकते हैं, आप आंसर देख सकते हैं। 50 बेसिस पॉइंट का आरबीआई ने रिड्यूस कर दिया, तो इससे क्या होगा? एसएलआर 50 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करने का मतलब सिंपल यही है कि एसएलआर जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। एसएलआर कम होने से क्या होगा? बैंक जो है ज़्यादा लोगों को लोन दे पाएगी, लोनेबल अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा। लोन ज़्यादा लोगों को दे पाएगी, लोग ज़्यादा शॉपिंग कर पाएंगे, तो जीडीपी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या जीडीपी रेट ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा? नहीं भाई, ड्रास्टिकली आप समझो मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा होता तो भाई हम सीधे अब 4 ट्रिलियन इकोनॉमी से 10 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन जाते, तो ऐसा नहीं होने वाला है। फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ज़्यादा पैसे अपने देश में ले आएंगे, इस वजह से सीधे एसएलआर कम हुआ तो मतलब अपने देश में ज़्यादा रुपये बढ़ जाएगा? नहीं भाई, इतना नहीं हो। कॉमर्शियल बैंक जो है अपने लैंडिंग रेट्स को क्या कम कर देंगे, ये हो सकता है ना, अपने लोन इंटरेस्ट रेट को क्या कर दे? कम कर दे। ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी, नहीं भाई, ड्रास्टिकली कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ना, कि लैंडिंग रेट यानी कि लोन अमाउंट क्या हो जाएगा? लोन देने का अमाउंट बढ़ गया, तो लोन देने का अमाउंट अगर बढ़ गया, मैंने आप सभी को अभी बताया कि तो लोन देने का अगर अमाउंट बढ़ गया तो बैंक कम रेट पे भी, कम इंटरेस्ट रेट पे भी लोगों को लोन देना चालू कर देगी, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगर तो सीआरआर लोअर हो गया आरबीआई के द्वारा, तो सप्लाई ऑफ मनी जो है इकोनॉमी में कैसा हो जाएगा? अनचेंज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, या एम्बिगियस इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? एम्बिगियस इम्पैक्ट। सीएपीएफ 2023 में क्वेश्चन आया था, आंसर दे पाए तो आप जरूर दीजिए। 1 2 3 4 5 आंसर पे आते हैं उसके, ठीक है। सीआरआर कम हो गया आरबीआई के द्वारा, सीआरआर कम हो गया, कंसेप्ट पाइए, बेसिक कंसेप्ट। सीआरआर कम हो गया, सीआरआर क्या था कि कुछ परसेंटेज ऑफ मनी आरबीआई मतलब एनटीडीएल का बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। सीआरआर अगर कम हो गया, फिर से सेम चीज़, लोन अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। लोन अमाउंट बढ़ गया तो जीडीपी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसने बोला मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी क्या इकोनॉमी में बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा? तो यार लोन देने का अमाउंट बढ़ गया, तो लोन देने का अमाउंट बढ़ गया तो लोगों के पास क्या हो जाएगा? पैसा ज़्यादा आ जाएगा, मनी जो है, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी इंक्रीज। पहले वाले लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था, प्लीज़ देखिए आप जाके। अगला क्वेश्चन, द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट। इसको हम क्या कहते हैं? सीआरआर कहते हैं, एसएलआर कहते हैं, सीबीआर, एसबीआर। ऑप्शन दे दिया, आंसर 1 2 3 4 5। चलिए मैं आंसर बताता हूँ आपको। बैंक को कुछ रुपए अपने पास रखने पड़ते हैं कैश इन हैंड और टोटल एसेट, इसको हम क्या कहेंगे? देखो दोस्तों, सीआरआर एसएलआर हमने पढ़ा, सीबीआर एसबीआर तो हमने पढ़ा भी नहीं है, ना कोई ऐसा असल में टर्म होता भी, एग्जिस्ट भी करता है, वो तो क्वेश्चन बनाने वाले ने बस ऐसा ही बना दिया। तो कैश इन हैंड अपने पास रखेगा, सीआरआर क्या था? आरबीआई के पास रखना पड़ता था, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, एसएलआर इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। कैश इन हैंड, अब वैसे रेशो पूछ रखा है कैश इन हैंड और किसका? टोटल एसेट का, तो ऐसा तो वैसे कोई एसआर भी ऐसा एलआर भी ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम मेनली देखें तो कैश इन हैंड हम रखते हैं किसमें? एसएलआर में रखते हैं। मैंने आप सभी को बताया था, चलिए मैं ऊपर आप सभी को बता देता हूँ जल्दी से ढूंढ के, कौन से वाले पेज पे था, ये रहा, देखिए कैश इन हैंड एसएलआर में क्या था रखना पड़ता था, ठीक है।
और CRR में क्या था, RBI के पास रखना पड़ता था। ठीक है, सीधे हम आते हैं जिस पे अभी हम थे। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इफ़ द कैश रिजर्व रेशो इज लोवर्ड बाय RBI, सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा? यार सेम क्वेश्चन CAPF 2023 में पूछा गया है। देख रहे हो, ये रहा मतलब यहाँ पे सर ने क्वेश्चन यानी कि रिपीट कर दिया है। ओके ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर दिया। क्या था आंसर? इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे हम मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स को समझते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स यानी कि रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इन सबको अभी हम समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये भी है। आपको रेपो रेट, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप सभी को पता होगा क्या होता है। इसको हम समझते हैं कि किसको कहते हैं रेपो रेट। देखो दोस्तों, रेपो एक तरह का रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। सिंपल टर्म्स में आप ऐसे समझो कि RBI जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा बैंक पे लोन देने के लिए, उसको हम कहेंगे क्या? रेपो रेट है वो। लोन देने के लिए, हाँ भाई बैंक को भी लोन चाहिए होता है। बैंक को लोन क्यों चाहिए? बैंक को लोन चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है? मान के चलो 60 रुपये जो थे वो लोनेबल, मतलब बचे बैंक के पास, किस लिए? कि वो लोन दे सके। ठीक है, 60 रुपये लोन दे सके, लेकिन कोई लोन देने के लिए ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं। तो बैंक क्या करेगा? कुछ रुपए उसमें से, मान के चलो 10 रुपये जो है ना, उसने क्या किया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद ली। ठीक है, ताकि कुछ इंटरेस्ट रेट कमा सके। ट्रेजरी बिल्स खरीद ली उसने। ठीक है, कुछ रुपए के। अब मान के चलो कोई लोन लेने वाला आ गया, तो इसमें तो भाई मान के चलो उसको सिर्फ 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, लेकिन वो जो लोन देता लोगों को 10% पे देता, मान के चलो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा फायदा होता। तो वो क्या करेगा? इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तो कुछ टाइम लिमिट होती है कि 1-2 साल बाद जाके आपको पैसा वापस मिलेगा। तो इस बीच में अगर बैंक को लोन चाहिए तो वो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को किसको बेचेगी? RBI को बेच देगी। ठीक, किसको? RBI को बेच देगी। RBI उसके बदले में उसको लोन दे देगा। ठीक है, और वो कितने रुपए के हिसाब से लोन देगा, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए RBI को वही कोलेट्रल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, ये एज ए कोलेट्रल होता है। तो वही समझे आप, एक्चुअली में बैंक को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल बेच देती है RBI को कुछ दिनों के लिए। ये लेकिन उसमें कंडीशन होता है कि कुछ दिनों बाद बैंक जो है उसको वापस खरीद ले। ठीक है, बाईबैक होता है उसमें। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल हायर रेट पे खरीद लेती है। तो वही डिफरेंस हो गया, रेपो रेट हो गया। मान के चलो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल RBI को 10 रुपये में बेचा, कुछ दिनों बाद 16 रुपये में खरीदा। वो जो 6 रुपये का डिफरेंस हुआ वही हुआ रेपो रेट। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इससे कवर किया जा सकता है। RBI को पावर मिल जाती है। मान के चलो RBI खुद ही लोन क्यों नहीं दे देती लोगों को? भाई RBI का ये काम नहीं है ना लोन देना। RBI के बहुत सारे अलग काम है। मतलब ये तो आप कहो कि एक ही सरकारी सब कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? IAS ऑफिसर सब क्यों हैं? तो भाई सबके काम जो है ना डिवाइड किए गए हैं। तो रेपो रेट आपको समझ में आ गया। जो इंटरेस्ट रेट RBI देगी, मतलब एज ए कोलेट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखती है, शॉर्ट टर्म के लिए एक तरह का लोन होता है ये जो देती है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। ये RBI इस मेथड को यूज़ करती है इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में। दोस्तों अभी हमने रेपो रेट समझ लिया। LAF रेपो रेट सेम चीज़ है भाई। LAF रेपो रेट का मतलब भी वही है। क्या LAF का क्या मतलब है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये प्रोवाइड करती है RBI, उसी को रेपो रेट, मतलब सेम चीज़ वही है रेपो रेट। ठीक है, तो अगला तो वैसे दोस्तों टॉपिक होना चाहिए था रिजर्व रेपो रेट, हम समझते हैं, लेकिन मैं आप सभी को रेपो रेट से जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स हैं पहले उसको समझा देता हूँ, वो आपको अच्छे से समझ में ताकि आ जाए। अभी जो करंट में रेपो रेट दे रही है RBI, मान के चलो वो लगभग 6.5% है। मतलब ये अगस्त 2024 की अगर हम बात करें तो। ठीक है, ये भी मतलब बाई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो बैठती है, वो डिसाइड करती है रेपो रेट बढ़ेगी घटेगी, तो वो भी हम उस पर नहीं जाना है। ठीक है, अभी अगला टॉपिक है न्यूट्रल टर्मिनल रेपो रेट किसको कहते हैं? मतलब बेस्ट रेपो रेट क्या हो सकता है जिससे हमारी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे, GDP भी इंक्रीज रहे, सब कुछ बेस्ट रहे, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल या टर्मिनल रेपो रेट कहते हैं। ऐसा रेपो रेट तो जो कि मुश्किल होता है, समझे? ठीक है, कुछ टर्म्स समझते हैं हम। LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, मतलब देखो ये रेपो रेट मैंने बताया शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर 1 साल या 3 साल इन सब चीज़ के लिए चाहिए तो उसको हम क्या कहते हैं? LTRO। टर्म्स को आपको बस ध्यान रखना है ताकि अगर पेपर में आए तो आप, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हम आगे ही ऐसे भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि कोरोना के समय में ना RBI कुछ अलग अलग चीज़ें स्कीम्स लेकर आई। TLTRO, SLTRO, ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो, ठीक है, AIFI, ये सब कुछ टर्म्स लेके आई। सिंपल इन सब का काम यही था। क्या काम था? कि इकोनॉमी को रिवाइव करना। इससे ज़्यादा आप ना इसको ध्यान मत दो। ठीक है, तो हम अपने आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिवर्स रेपो रेट कट, पहले हम रेपो रेट पहले हम समझ लेते हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स, उसके बाद हम रिवर्स रेपो रेट पे आएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और होता है दोस्तों, क्या? MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को हम समझते हैं। देखो
रेपो रेट में आप सभी को पता है कि क्या कोलेट्रल देना पड़ता है, कोलेट्रल देना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ आपको और इसमें ध्यान क्या रखना है रेपो रेट में बहुत ज़्यादा, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें, कि रेपो रेट में जो कोलेट्रल जमा होता है ना, वो एसएलआर कोटा वाला नहीं होता है, उसके बियॉन्ड वाला होता है। आप सभी को पता है कि एसएलआर कोटा में भी बैंक जो हैं क्या करती हैं, कुछ अपने ऐसा मतलब इसमें लगा देती हैं पैसा, किसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ट्रेजरी बिल में लगा देती हैं पैसा। तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ट्रेजरी बिल भी इनके पास होता है। लेकिन जब आप रेपो रेट से लोन लोगे तो आप इन एसएलआर कोटा का यूज़ नहीं करोगे, बल्कि दूसरे जो आपने एसएलआर कोटा के अलावा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ट्रेजरी बिल खरीद रखे हैं उनका यूज़ करके आप कोलेट्रल दे के आपको रेपो रेट के तहत लोन मिलता है। अब हम एमएसएफ जो मैं समझा रहा था आपको, एमएसएफ में क्या होता है कि बैंक को लोन चाहिए, लेकिन उसके पास जो एसएलआर कोटा वाला है, एसएलआर कोटा वाला जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ट्रेजरी बिल है, उसको अगर एज ए कोलेट्रल दे तो आरबीआई क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगा। ज़्यादा क्यों भाई, क्योंकि तुम जो है हमको एसएलआर कोटा जो कि ज़रूरी है तुमको रखना, वो हमको एज अ कोलेट्रल दोगे तो तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा ना भाई। उसको हम क्या कहेंगे, एमएसएफ कहेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का आरबीआई देता है। ये रेपो रेट से मान के चलो कि 0.25% ज़्यादा होता है। समझ में आ गया ना, एमएसएफ जो है मतलब कि अगर बैंक को लोन चाहिए तो वो जो एसएलआर कोटा वाला है पैसा, मतलब जो जमा है उसके पास, वो भी कोलेट्रल के तहत दे सकती है आरबीआई को, और आरबीआई जो है उस पर इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, ज़्यादा चार्ज करेगा। उसको हम क्या कहेंगे, एमएसएफ कहेंगे। एमएसएफ हरदम ज़्यादा होगा रेपो रेट से। बैंक रेट मैंने आप सभी को बता दिया था वैसे कि बैंक रेट क्या होता है, कि एक तरह का जो है मान के चलो एमएसएफ के बराबर ही होता है ये भी, और आजकल ज़्यादा इसका उपयोग नहीं होता है। नॉर्मली इसका उपयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक्स को पनिश करने के लिए, मैंने आपको बताया पेनल्टीज़ लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कि अगर वो सीआरआर एसएलआर को लिमिट में नहीं रख रहे हैं। ठीक है, वैसे बैंक रेट एक स्टैंडर्ड रेट है जो कि आरबीआई जो है ना वही लेता है, परचेस करता है। और इसमें ना सहूलियत ये होती है बैंक्स को कि वो ना जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है उनके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज की सिक्योरिटीज़ है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसको एज अ कोलेट्रल जमा करवा सकते हैं। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बैंक रेट में। अब मैं आप सभी को समझाता हूँ क्या, रिजर्व रेपो रेट समझाता हूँ। रेपो रेट आपको पता चल गया क्या, कि बैंक जो है इंटरेस्ट रेट देगी किसको, आरबीआई को, और कोलेट्रल जमा करेगी ना, कोलेट्रल जमा करेगी। रिजर्व रेपो रेट में पता क्या होता है आपको, इसका उल्टा होता है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट देता है बैंक को। क्यों इंटरेस्ट रेट देगा भाई, क्योंकि हो सकता है बैंक ने डिपॉजिट करवाया हो मनी आरबीआई के पास। हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है कि कभी कभी कोई लोन लेने वाला आया नहीं भाई दोस्तों, तो क्या होगा कि बैंक ना अपने कुछ डिपॉजिट पैसा जो है डिपॉजिट करवा देगी आरबीआई में। तो आरबीआई में डिपॉजिट करवाएगी तो आरबीआई भी उसको कोलेट्रल के तहत कुछ जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देगा। ठीक है, आरबीआई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कोलेट्रल के तहत देगा, उसको डिपॉजिट करवाए, और उस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो रिजर्व रेपो रेट कहेगा। मतलब और सीधी सी बात है, आप खुद दिमाग लगाओ ना, आरबीआई क्या ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना चाहेगी, नहीं देना चाहेगी। तो रिजर्व रेपो रेट ना हरदम रेपो रेट से कम ही होता है। अब तो मतलब पहले तो ये कनेक्शन था कि रेपो रेट का कुछ परसेंटेज माइनस था, अब तो आरबीआई ने फिक्स कर दिया समथिंग 3.5% समथिंग, कि इतना रुपए हम भाई आपको ब्याज देंगे अगर आपको जमा करवाना है। अब आरबीआई चाहे तो मना भी कर सकती है कि भाई हमको नहीं चाहिए ना। आरबीआई क्यों लेना चाहेगी डिपॉजिट, भाई आरबीआई पे पैसे कम ही है, नहीं है, लेकिन लेती है वो इन इकोनॉमी को मतलब ऐसे मेंटेन करने के लिए, कि सप्लाई जो मनी का सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अगर डिपॉजिट ले लेगी तो बैंक के पास क्या होगा, लोनेबल अमाउंट कम हो जाएगा, ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए, इन्फ्लेशन से लड़ा जा सके। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूँ कि यार एक बात बताओ कि आप आरबीआई के पास बैंक जो डिपॉजिट करवाती है तो बैंक को क्या मिलता है, बैंक को मिलता क्या है, कोलेट्रल मिलता है। कौन देता है, आरबीआई कोलेट्रल देती है डिपॉजिट जमा जब करती है तो बैंक डिपॉजिट। लेकिन आप जो हम पैसा जमा करवाते हैं बैंक में, तो क्या बैंक हमको कोलेट्रल देती है कि ये लो भाई तुम गिरवी कुछ रखो, देती है, नहीं देती है ना। क्यों नहीं देती है, इसका जवाब दे सकते हैं आप, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं लास्ट में वैसा आंसर बता ही दूंगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, रिजर्व रेपो रेट भी आपको समझा दिया। मार्केट रेपो कुछ नहीं है, एक छोटा सा टर्म से कि मतलब आरबीआई के अलावा बैंक्स एक दूसरे को जो लोन वोन देती हैं वो बैंक मार्केट रेपो के हिसाब से डिसाइड करती हैं, बस इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना आपको। ठीक है, ये सब मैंने आपको समझा दिया।
रिवर्स रेपो रेट इसको समझ लेते हैं। इसमें कट मतलब कोरोना के समय में क्या हुआ था कि भाई आप सभी को पता है कि लोग जो हैं मतलब कोई लोन वोन ज़्यादा नहीं ले रहा था। लोन के जो डिमांड है वो कम हो गए थे कोरोना के समय में, क्योंकि कोई बिजनेस हो नहीं रहा था, तो लोन के डिमांड कम हो गए। तो बैंक क्या कर रहे थे, वो आरबीआई के पास पैसा जमा कर रहे थे भाई ज़्यादा। तो भाई आरबीआई को क्या करना पड़ा, रेपो रेट जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें कम करना पड़ा कि भाई मैं अब से तुमको 3.5% मान के चलो इंटरेस्ट रेट देता हूँ, अब से मैं तुमको 1% ही दूंगा। जैसे भाई बैंक कह रहे यार तो मतलब आरबीआई में भी जमा करने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, फ़ायदा हुआ। तो इससे अच्छा तो हम क्या करते हैं, लोगों को लोन वोन दे देते हैं, ज़्यादा फ़ोन वोन करके उनको परेशान करते हैं कि भाई लोन लो लोन लो लोन लो ना। तो बस यही। चलिए आगे हम वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, इसको हम समझते हैं। ये भी एक क्वांटिटेटिव टूल है। मतलब देखो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो भी यही है कि वेरिएबल रूप से, मतलब एक तो फिक्स रिजर्व रेपो होता है कि जिस पे आरबीआई जो है डिपॉजिट जमा करवाती है मतलब बैंक से, और उस पर कुछ फिक्स इनकम इंटरेस्ट रेट चार्ज देती है। मतलब अगर मान के चलो कि बहुत सारे जो बैंक्स और एनबीएफसीज है वो लोन उनको देना हो तो वो क्या करेंगे, तो बहुत सारे अगर लोग जो है जमा करने लग जाएंगे आरबीआई में, तो आरबीआई को मिल जाता है अपॉर्चुनिटी। आरबीआई क्या कहती है कि भाई जो मुझसे सबसे कम ब्याज दर पे पैसा जमा करवाएगा उससे मैं लूँगा, डिपॉजिट करवाऊंगा। मान के चलो बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है कि भाई मेरे को 4% तुमको मतलब तुम मुझको ब्याज दो तब मैं डिपॉजिट करना चाहूँगा। एक्सिस कहता है 3%, एसबीआई कहता है मान के चलो 2.5%। तो क्या करेगा आरबीआई, ऐसे करके एसबीआई का जमा करवा लेगा कि चलो भाई तुम मेरे को डिपॉजिट दे दो, मैं तुमको 2.5% दे दूँगा। मतलब आरबीआई का भी फ़ायदा हो जाता है, और बाकी लोग जमा नहीं कर पाते हैं तो लोन वोन ज़्यादा दे पाएंगे। तो सब ना समझो तरीके हैं इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के, ठीक है। तो नॉर्मली जो है फिक्स रहता है 3.35% पे, वेरिएबल में चेंज होता रहता है, बस इससे ज़्यादा नहीं आपको दिमाग लगाना है। अब एमएसएफ मैंने आपको समझा ही दिया कि एमएसएफ में जो रेपो रेट से ज़्यादा प्लस कुछ परसेंटेज, जिसमें कि एसएलआर कोटे का भी कोलेटरल जमा करवा सकती है बैंक, ठीक है। तो बैंक रेट एमएसएफ समझ में आ गया, ये सब आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं चार्ट को। लोन ड्यूरेशन बैंक रेट में थोड़ा ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इंपॉर्टेंट। अब हम समझते हैं एसडीएफ, ठीक है। एसडीएफ को आप समझते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसडीएफ को समझो दोस्तों, क्या होता है कि बैंक को, इसको पहले फुल फॉर्म स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। अभी मैंने बताया कि रिवर्स रेपो में जो है आरबीआई कोलेटरल देती है। क्या आरबीआई कोलेटरल देती है, आरबीआई कोलेटरल देगी और कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी रिजर्व रेपो वाला। आरबीआई ने एक और ऑप्शन दिया कि भाई एक काम करो, तुम मेरे पास पैसे जमा करवाओ लेकिन मैं तुमको ना कोई कोलेटरल नहीं दूंगा, नो कोलेटरल। इसका मतलब में मैं तुमको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दूंगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही दूंगा। मतलब कि रेपो माइनस 0.25% कुछ इस तरीके का चलता है, मैं रिजर्व रेपो से तुमको ज़्यादा दूंगा ब्याज, एसडीएफ जिसको कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, लेकिन कोई कोलेटरल जमा नहीं करवाऊंगा। इस फैसिलिटी को क्या कहते हैं, एसडीएफ फैसिलिटी कहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आरबीआई में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जमा करवाते हैं, तो इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो गया तो आरबीआई इस तरीके से एक्स्ट्रा जो मनी है वो सक कर लेती है, और इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाता है, तो इन्फ्लेशन से हम लड़ पाते हैं, ठीक है। तो क्या रिवर्स रेपो डिसकंटिन्यू हो गया, नहीं भाई, वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है इस समय भी, ठीक है। तो प्रेजेंट में देखें रेट एमएसएफ का 6.75%, रेपो का 6.5, रिवर्स रेपो का 3.35 चल रहा है, एसडीएफ का 6.25 चल रहा है। सब आरबीआई ही, एमएसएफ में, इन सब में एमएसएफ और रिजर्व रेपो में कौन लेंडर होता है, यानी कि लोन जो है मतलब कौन ब्याज दर लेता है, वो आरबीआई लेता है। और इन सब में ब्याज कौन देता है, आरबीआई ब्याज देता है, और बल्कि बैंक और ये सब ना पैसा जमा करवाते हैं। तो लेंडर इस केस में आरबीआई हो गया, इस केस में बैंक्स हो गए, ठीक है। बस इससे ज़्यादा इसमें हमको ध्यान नहीं देना, वैसे आप वीडियो पॉज कर सकते हो, ठीक है। अगला इसी को हम एक चार्ट में सर ने बहुत अच्छे से समझा रखा है, क्या कि कुछ सीलिंग्स कि अगर तो लोन चाहिए बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, तो उस पर कौन कौन से फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एक तो एसएलआर वाला फैसिलिटी, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है जमा करवाना पड़ता है, उसमें एमएसएफ जिसको हम कहते हैं, क्या एमएसएफ, अगर एसएलआर कोटे से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जमा हुई हैं तो एमएसएफ कहेंगे हम। सबसे ज़्यादा एक तरह का सीलिंग हो गया कि मैक्सिमम इतना ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अगर मतलब एसएलआर कोटे के बाहर से अगर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमा हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, रेपो रेट। रेपो रेट के हिसाब से जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, ठीक है। वहीं पे अगर बैंक डिपॉजिट कर रही है आरबीआई में, यानी कि आरबीआई ले रहा है, यानी कि आरबीआई को अब इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा,
तो उसको क्या कहेंगे हम, रिवर्स रेपो रेट, कि अगर आरबीआई कोलेटरल दे रहा है तो रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई कोलेटरल नहीं दे रहा है तो एसडीएफ कहेंगे हम, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। होपफुली आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया हो। बेसिस पॉइंट क्या था दोस्तों, इसी को ना बेसिस पॉइंट कह देते हैं, मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि 0.25% जो है कम ज़्यादा हो रहा है तो उसी को हम बेसिस पॉइंट कहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं कि 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ, 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ, मैक्सिमम 50 बेसिस पॉइंट आरबीआई कहती है कि हमारा चलता है, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट माइनस में प्लस में ये सब खेल बस चलता रहता है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इससे रिलेटेड हमारा लास्ट क्वेश्चन अभी हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये सारे स्टेटमेंट देखिए आप, मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग है। एसडीएफ रेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2022। एसडीएफ रेट रिप्लेस द फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट एज द फ्लोर ऑफ द एलएएफ कॉरिडोर। सीडीएस 2024 में पूछा गया है, 5 सेकंड का टाइम, 1 2 3 4 5। स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि फैक्ट्स नहीं पूछते क्वेश्चन यूपीएससी, तो देखो फैक्ट ही है, अप्रैल 2022 में स्टार्ट किया गया था। तो हाँ, आप सभी को नहीं पता हो, अप्रैल 2022 में स्टार्ट किया गया था। एसडीएफ ने क्या रिप्लेस करते फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट को, तो बिल्कुल कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। अभी इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि आरबीआई ने मतलब रिजर्व रेपो रेट को बंद कर दिया, नहीं, मैंने आप सभी को बताया कि रिवर्स रेपो रेट भी ऑप्शन है, लेकिन एसडीएफ में क्या है, ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है, लेकिन आरबीआई कोलेटरल नहीं देता है। तो सारे जो लोग अब बैंक में ज़्यादातर एसडीएफ में ही जमा करते हैं, ये ऑप्शन उनके पास जब आ गया है, तो आरबीआई इन सबसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में मदद मिलती है, हेल्प करने की। तो दोस्तों अभी हम इतना पे कवर करते हैं, कल जो हम ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तक आप सभी में को जो कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, कुछ भी सजेशन देना हो प्लीज़, मैं आप सभी के लिए इंतजार कर रहा हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी हमारे पास लगभग कितने 30 करीब फैमिली में सब्सक्राइबर आए हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर देम, और आशा करते हैं हम ऐसे ही इंक्रीज़ होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और साथ में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑफकोर्स ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया है ना, कुछ दिनों के गैप के बाद आया, कुछ काम था, लेकिन इसके लिए मैं आप सभी के ना एक डिटेल में एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम ना, क्योंकि हमारा टारगेट है कि इस प्री को हमको क्लियर करना है, इसके लिए हमको क्या सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा ना भाई, मॉक टेस्ट वगैरह सब लेके आना पड़ेगा। तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं पूरा टाइम टेबल बताऊँगा कि इकोनॉमी कब तक कंप्लीट करना है, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट्स को कब तक कवर करना है, एमसीक्यू कब करेंगे, पीवाईक्यूज कब करेंगे, सब कुछ, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर देम, अब मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर देम अगेन।